हेलो फ्रेंड्स। जेएसएससी पीजीटी की रिस्पॉन्स सीट आने के बाद जिन भी बच्चों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं या उन्हें लगता है कि वो कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे, उन बच्चों के द्वारा ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। जेएसएससी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगी उनमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी और जो रिजल्ट आएगा उसके बाद कितने दिनों के समय के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और मान लीजिए किसी कारण से हम डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं कर पाते हैं तो हमें कितने दिनों का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होंगे उनका फॉर्मेट क्या होगा, या फिर जो ओबीसी का सर्टिफिकेट होता है उसमें नॉन क्रीमी लेयर किसी के पास नहीं है तो उसका क्या प्रावधान है। ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, प्रोविजनल से काम चलेगा या ना चलेगा। तो ऐसे बहुत सारे आपके सवाल होंगे। मैं आज के इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपके इन सारे डाउट्स का, सारे सवाल का टू द पॉइंट आंसर मिल सके। और यहाँ पे मैं जो भी बातें बताऊंगा वो जेएसएससी का जो लैब असिस्टेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसी के एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी जस्ट पिछले महीने ही मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था लैब असिस्टेंट के लिए और जेएसएससी के द्वारा ही यह कराया गया था। तो सेम उसी प्रोसेस को यहाँ भी दोहराया जाएगा। तो मैं आप लोगों से उन सारी बातों को शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स चलिए बिना समय वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए, जो लैब असिस्टेंट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस आया था उसमें हमें 10 दिनों का समय दिया गया था। कहने का मतलब हुआ जैसे दिनांक 21/10/2023 को ये नोटिस आया कि आपको दिनांक 31/10/2023 से डीवी के लिए बुलाया जा रहा है। तो यहाँ पे 21 तारीख से 31 तारीख तक 10 दिनों का ही समय दिया गया और उसके बाद एक शेड्यूल जारी किया गया। इसी नोटिस का जो अगला पेज था उसमें अलग अलग डेट वाइज किन किन रोल नंबर को बुलाया गया उनका पूरा लिस्ट दिया हुआ है। तो लगभग 40 से 50 बच्चों को पहले दिन बुलाया गया, फिर बाकी के बच्चों को दूसरे दिन, और फिर लास्ट में एक दिन एक्स्ट्रा समय दिया गया वैसे बच्चों के लिए जो किसी कारण से अपने निर्धारित तिथि को वहाँ पे नहीं पहुँच पाए थे। तो उनके लिए 3 नवंबर का समय दिया गया, क्योंकि 31 से 2 तक ही शेड्यूल जारी किया गया था सभी बच्चों के लिए। तो मैंने भी अपना जो डीवी है वो 3 तारीख को ही कराया था। मैं किसी कारण से अपने शेड्यूल डेट को नहीं पहुँच पाया था। तो इसका मतलब हुआ कि रिजल्ट आने के बाद आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स उस समय तैयार करा पाएँ। तो अभी का जो समय है इसी समय आपको अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करा लेने चाहिए। अब चलिए देख लेते हैं कि किन किन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आपको वहाँ पे जाना होता है। देखिए यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दिए गए हैं और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आपको वहाँ जाना पड़ेगा। ये थोड़ा छोटा हो गया, मैं इसे जूम कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया है वो है परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र, यानी जो आपका पीजीटी का एडमिट कार्ड है, ओरिजिनल एडमिट कार्ड, वो आपको लेकर के जाना होगा। अगर मान लीजिए किसी बच्चे के पास वो एडमिट कार्ड नहीं है तो वहाँ पे उसे परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ओरिजिनल एडमिट कार्ड लेकर नहीं पहुँच पाते हैं तो आपको एक एफआईआर करा करके उसकी कॉपी ले जानी पड़ेगी कि आपका जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड था वो कहीं गुम हो गया है। तभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ सकेगा। इसीलिए आपको अपना ओरिजिनल एडमिट कार्ड अच्छे से संभाल करके रखने के लिए कहा गया था और वही लेकर के आपको वहाँ पे जाना है। इसके साथ साथ देखिए 10th का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है वो आपको ले जाना है, यानी जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो, और जो मार्कशीट होता है, अंक पत्र होता है वो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे केस में पासिंग सर्टिफिकेट और अंक पत्र दोनों एक ही था, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड्स में ऐसा सिस्टम है कि अलग अलग वो नहीं देते हैं। तो 10th में दोनों सेम था, तो उसके लिए एक आपको 10th का जो सर्टिफिकेट होता है वो लेकर के जाना है। उसके बाद देखिए इंटरमीडिएट का आपको मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, ये दोनों मेरा अलग अलग था, तो उन दोनों ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आपको लेकर के जाने हैं। फिर स्नातक का, यानी जो आपने ग्रेजुएशन किया है उसका ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट, वहाँ पे आपका प्रोविजनल से काम नहीं चलेगा, आपको ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट लेकर के जाना पड़ेगा। और अभी हम जिस एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं वो पीजीटी का एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे आपको 2 डॉक्यूमेंट्स और जोड़ने पड़ेंगे। एक आपका बीएड का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या बीएड का ओरिजिनल डिग्री, और फिर एक आपका मास्टर्स, एमए या फिर जो एमएससी का डिग्री होगा वो ओरिजिनल डिग्री लेकर के जाना पड़ेगा। तो 2 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गए। अब इसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वे सिर्फ वैसे बच्चों को ले जाने हैं जो किसी प्रकार के आरक्षण का दावा करते हैं। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं या किसी दूसरे स्टेट से आते हैं तो इसके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो आरक्षण का दावा करते हैं वैसे लोगों के लिए उनका जाति प्रमाण पत्र, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र और स्थानीय प्रमाण पत्र, इन तीनों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर हम एसटी या एससी कैंडिडेट की बात करें तो उन्हें सिर्फ जाति प्रमाण पत्र ले जाने की आवश्यकता है और स्थानीय प्रमाण पत्र। अगर हम ओबीसी कैंडिडेट की बात करें BC1 या BC2 तो उन्हें जाति प्रमाण पत्र
और स्थानीय प्रमाण पत्र। और उनका जो जाति प्रमाण पत्र होगा उसमें नॉन क्रीमी लेयर साफ साफ मेंशन होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर नॉन क्रीमी लेयर मेंशन नहीं होगा तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरा जो कास्ट सर्टिफिकेट था उसमें नॉन क्रीमी लेयर मेंशन नहीं था। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि जो फॉर्मेट मैंने जमा किया था कास्ट सर्टिफिकेट का वो कैसा था और जो वो मांग रहे थे वो कैसा था। हम आगे डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल आप जान लीजिए कि जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय प्रमाण पत्र इसकी आवश्यकता होगी। जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनके लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा और स्थानीय प्रमाण पत्र। फिर आगे देखिए, खेलकूद कोटा से जो आरक्षण का दावा कर रहे हैं उनके लिए उनका सर्टिफिकेट। जो दिव्यांगता की श्रेणी से अपना आरक्षण का दावा कर रहे हैं उनके लिए उनका सर्टिफिकेट। और कोई भूतपूर्व सैनिक होने के कारण आरक्षण का दावा कर रहे हैं तो इसके लिए उनका जो प्रमाण पत्र है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट हो गए। आपको बस सिर्फ इतने ही डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। इनका सारे का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सारे डॉक्यूमेंट्स का एक एक फ़ोटोकॉपी करा लेना है और नीचे में अपना सिग्नेचर और डेट डाल देना है। साथ ही 2 फोटोग्राफ्स जो लेकर के जाने होते हैं वो ले जाना है। ये सारी बातें जब रिजल्ट आएंगी तो उनमें साफ साफ मेंशन होगा। और इसके अलावा आपको कुछ भी अन्य डॉक्यूमेंट्स ले जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब चलिए देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन कैसे कैसे पूरा प्रोसेस आगे बढ़ा था। तो फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको रांची में जेएसएससी के कार्यालय में बुलाया जाएगा और जैसे ही आप वहाँ जाएंगे आपको बैठने के लिए चेयर वगैरह दिया जाएगा और साथ ही एक फॉर्म दिया जाएगा। और उस फॉर्म का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से था। प्रयोगशाला सहायक परीक्षा यानी लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए जो पीजीटी के लिए होगा उस पर वहाँ पे पीजीटी एग्ज़ाम का नाम लिखा हुआ रहेगा। और इसी तरह से आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। 2-3 पेज का वो फॉर्म होता है। 2 पेज का वो सिंपल सा फॉर्म होता है। उसमें आपको अपना नाम, आपके क्या सब्जेक्ट्स थे, फिर आपके पिता का नाम, माता का नाम, आपकी जन्म तिथि और आपकी उम्र, कितने वर्ष, कितने माह, कितने दिन हो रहे हैं, इस खास तिथि को वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा जो आपके नोटिफिकेशन से मैच करता है। और साथ ही आपके जो मार्क्स हैं उसके डिटेल्स, आप अगर आरक्षण का दावा करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट नंबर, कहाँ से वो सर्टिफिकेट इशू हुआ है, सीओ से, एसडीओ से, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे मांगी जाएंगी। एक आपको यहाँ पे फ़ोटोग्राफ अपना चिपकाना होगा। और अगर आप खेलकूद कोटा या दिव्यांग श्रेणी या भूतपूर्व सैनिक, कहने का तात्पर्य है कि अगर आप आरक्षण का दावा कर रहे हैं तो उससे संबंधित जो भी डिटेल्स हैं वो डिटेल्स आपको यहाँ पे भरना होगा। और ये सारी बातें आपको वहाँ पे बताई जाएंगी और आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा। इसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। फिर जो ऊपर में लिखा है वो आपको यहाँ पे सेम लिखना पड़ेगा। फिर जांच पदाधिकारी के समक्ष आपको हिंदी में हस्ताक्षर, फिर इंग्लिश में हस्ताक्षर, साथ ही आपको अंगूठे का निशान लगाना होगा और उसके बाद इस फॉर्म को वहाँ पे जमा कर देना होगा। और जब आप इस फॉर्म को भर लेंगे तो उसके बाद आपका एक बायोमेट्रिक होगा जहाँ पे ये मैच किया जाएगा कि आपका जो थंब इम्प्रेशन है और जो उस दिन एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे जो थंब इम्प्रेशन है, आपका जो पिक्चर है, वो सारी चीज़ें मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। देखिए, कुछ इस तरह का पेज आपको दिया जाएगा। वो सिर्फ कार्यालयी उपयोग के लिए रहेगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें वहाँ पे जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराने वाले लोग रहते हैं वो खुद से जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो चीज़ें भर देंगे, फिर वो अपना सिग्नेचर वगैरह कर देंगे। और बायोमेट्रिक कंप्लीट होने के बाद अलग अलग बच्चों के ग्रुप बना करके उन्हें एक टेबल नंबर दिया जाएगा। जैसे रोल नंबर 1 से लेकर के 5 तक टेबल नंबर 1 में जाइए, 5 से लेकर के 10 तक टेबल नंबर 2 में जाइए। और फिर जब आप अपने टेबल नंबर पे जाएंगे तो वहाँ पे 2-3 अधिकारी बैठे हुए होंगे और फिर वे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को काफ़ी अच्छे तरीके से एक एक नाम की स्पेलिंग के साथ, आपके कितने मार्क्स आए हैं, डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल हैं कि नहीं है, ये सारी चीज़ें अच्छे से चेक करेंगे। और अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो बस आपका काम वहाँ पे समाप्त हुआ। वहाँ पे एक अटेंडेंस सीट भी रहेगा, वहाँ आप अटेंडेंस बनाएंगे और फिर सीधे वापस आ जाएंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम पाया जाता है तो फिर आपको वहाँ पे रुकना पड़ेगा। फिर आपके लिए एक प्रॉपर नोटिस बना करके वे देंगे जिसमें आपको 6 दिन का समय दिया जाएगा कि आप 6 दिन के अंदर इस डॉक्यूमेंट को बना करके जमा कराएँ। मैं आपको उस नोटिस का फॉर्मेट भी आगे दिखाऊंगा कि किस प्रकार का नोटिस दिया जाता है, क्योंकि मेरा जो कास्ट सर्टिफिकेट था वो प्रॉपर नहीं था तो उसके लिए उन्होंने एक नोटिस दिया कि आप 6 दिनों के अंदर इस डॉक्यूमेंट को जमा कराइए। चलिए अब डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट को देख लेते हैं कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा, आपका जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट होगा, उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। यहाँ पे जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको तो अब कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं करना, उनका सारा डॉक्यूमेंट क्लियर हो गया। लेकिन जो रिजर्वेशन का दावा करते हैं उनके लिए उनका रेसिडेंस, उनका कास्ट सर्टिफिकेट, इन सारी चीज़ों का क्या फॉर्मेट होगा, चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम रेसिडेंस सर्टिफिकेट की बात करेंगे, यानी जो निवास प्रमाण पत्र होता है उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो इसे समझने के लिए जो पीजीटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था
आप उस नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे और उसमें पेज नंबर 7 में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको आरक्षण का दावा करने वाले विद्यार्थियों के लिए जो निवास प्रमाण पत्र है उसके बारे में कुछ डिटेल्स दी गई है। जैसे अगर आपका सर्टिफिकेट अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर का है तो वे 2/6/2016 या फिर इसके पश्चात निर्गत होना चाहिए। अगर इससे पहले का है तो वो मान्य नहीं होगा। और अगर आपका ये डॉक्यूमेंट अंचलाधिकारी यानी सीओ के द्वारा निर्गत किया गया है तो वो 19 जुलाई 2019 इसके बाद निर्गत होना चाहिए। अगर इससे पहले का निर्गत है तो वह सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। देखिए मेरा जो सर्टिफिकेट था वो सर्कल ऑफिसर यानी अंचल अधिकारी इसके द्वारा निर्गत किया गया था, तो ये 19 जुलाई 2019 के बाद का होना चाहिए। और मेरा देखिए यहाँ पे इशू करने का जो डेट है वो 14 दिसंबर 2019 था, तो इसीलिए इस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लिया गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बात कर लेते हैं। जो जाति प्रमाण पत्र होता है उसके बारे में देखिए आपके नोटिस में 11 नंबर पॉइंट में ये बताया गया है। ये आपको नोटिफिकेशन में पेज नंबर 14 में देखने को मिलेगा, और ये जो था पहले वाला ये आपको पेज नंबर 13 में देखने को मिलेगा, 7 में नहीं है, ये याद रखिएगा, पेज नंबर 13 में है। और यहाँ पेज नंबर 14 में आपको जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट का क्या फॉर्मेट होता है इसके बारे में बताया गया है कि अगर अंचलाधिकारी के द्वारा बना गया है तो 25 फरवरी 2019 या उसके बाद का होना चाहिए, और अगर उपायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा बना हुआ है तो 29 अगस्त 2012 या उसके बाद का होना चाहिए। और साथ ही ये सर्टिफिकेट जो है वो गैर क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए। गैर क्रीमी लेयर का मतलब होता है, जैसे ये देखिए मेरा जो सर्टिफिकेट था उसमें नॉन क्रीमी लेयर कहीं भी मेंशन नहीं था, तो ऐसा सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। जो प्रॉपर नॉन क्रीमी लेयर वाला डॉक्यूमेंट होता है वो आपको दिखाना है। मैं उसका एक फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे कि ये जो सर्टिफिकेट है इसमें साफ साफ मेंशन है कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है ये, और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के अंदर जो भी एडमिशन वगैरह होते हैं उनमें ये सर्टिफिकेट वैलिड है। और इसे पहचानने का तरीका है कि जो एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर होता है वहाँ पे JHNBC ऐसे लिखा हुआ रहेगा, और जो सिंपल वाला कास्ट सर्टिफिकेट होता है वहाँ पे JHCBC रहेगा। तो मैं इसी सर्टिफिकेट को लेकर के चला गया, तो आपको ध्यान देना है कि आपका जो सर्टिफिकेट हो वहाँ पे JHNBC इस प्रकार का सीरियल नंबर लिखा हुआ हो। और साथ ही देखिए आगे लिखा गया है कि अगर जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो गई तो आपको एक स्वघोषणा पत्र जो प्रपत्र 15 यानी प्रपत्र 15 में दिया गया है उस फॉर्मेट में आपको एक स्वघोषणा पत्र समर्पित करना होगा। वो प्रपत्र 15 आपको वहीं पे दिया जाएगा। जिन बच्चों का 1 साल से पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है नॉन क्रीमी लेयर वाला, उन्हें एक फॉर्म नंबर 15 दिया जाता है, वो अपने से स्वयं से भर देंगे और उसको फिर वो कास्ट सर्टिफिकेट के साथ अटैच करके जमा कर देंगे। जैसे देखिए ये जो सर्टिफिकेट है ये 17 मार्च 2023 को जारी किया गया है, तो ये जिनका सर्टिफिकेट है उन्हें किसी भी प्रकार का सेल्फ डिक्लेरेशन या स्वघोषणा पत्र जमा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये 1 साल से पुराना रहता तो साथ में एक स्वघोषणा पत्र आपको दिया जाएगा, उसको आपको सिंपली भर करके अटैच करके इसके साथ जमा कर देना है। क्योंकि जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होता है वो सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है। आप नीचे जब पढ़ेंगे ध्यान से तो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट वो केवल 1 ईयर के लिए वैलिड है। तो फ्रेंड्स ये कास्ट सर्टिफिकेट की बात हो गई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का जो डाउट होगा कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के वो भी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब चलिए मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ कि जब लैब असिस्टेंट का मेरा DV हो रहा था तो उसमें जब मैंने ये सर्टिफिकेट दिया तो फिर उनके द्वारा क्या एक्शन लिया गया। तो देखिए उनका साफ साफ ये कहना था कि आपका जो सर्टिफिकेट है इसमें कहीं भी नॉन क्रीमी लेयर मेंशन नहीं है। और जब आप इसी सर्टिफिकेट का पॉइंट नंबर 3 पढ़ेंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 11 इज रिक्वायर्ड टू बी एनेक्स्ड विद दिस सर्टिफिकेट फॉर सीकिंग बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। तो अगर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको साथ में एक नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जिसे फॉर्म नंबर 11 कहा जाता है वो साथ में अटैच करना पड़ेगा, तब जा करके आपका ये सर्टिफिकेट पूरी तरह से वैलिड होगा। तो उन्होंने मुझे एक नोटिस दिया। देखिए नोटिस का ये कुछ फॉर्मेट था, ऊपर में JSSC का नाम लिखा हुआ था, यहाँ पे जो पत्रांक नंबर उनका होता है वो दिया गया था, यहाँ पे मेरा नाम, रोल नंबर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें लिख करके ये बताया गया कि जांच के क्रम में डॉक्यूमेंट्स की अनुपलब्धता पाई गई। यानी जो मेरे डॉक्यूमेंट्स थे वो सही नहीं थे। कौन से डॉक्यूमेंट्स सही नहीं थे उसके विषय में बताया गया कि पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 यानी जो BC2 है उसके संबंध में फॉर्म नंबर 11 यानी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट वांछित है। तो ऐसा उन्होंने नोटिस दिया और मुझे 9 तारीख तक का समय दिया गया, यानी 3 के बाद 6 दिनों का समय मुझे दिया गया डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए।
फिर ये नोटिस लेकर के मैं वापस घर आ गया। फिर फॉर्म नंबर 11 लेकर के अपने ब्लॉक में गया। वहाँ पे एक एफिडेविट लेकर के जब आप सर्कल ऑफिसर के पास जाएंगे और बोलेंगे कि देखिए इस एग्ज़ाम में मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, वहाँ पे मुझसे फॉर्म 11 की मांग की गई है और जो एफिडेविट आप लेकर के जाएंगे उसमें साफ साफ ये चीज़ें मेंशन होनी चाहिए कि आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते, यानी आपके फैमिली की जो कुल इनकम है वो 8 लाख रुपए से कम है, तो आपको फॉर्म नंबर 11 में साइन करके दे देंगे। मैं आपको फॉर्म 11 का फॉर्मेट दिखा देता हूँ। तो देखिए फॉर्म 11 का कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट होता है। फिर आपको कुछ नहीं करना है, बस इस फॉर्म को अच्छे से भर के ब्लॉक में जाकर वहाँ पे सीईओ का सिग्नेचर ले लेना है, साथ में जो मुहर वगैरह लगती है वो सारी चीज़ें लगवा करके आपको फिर जेएसएससी ऑफिस जाना है और एक एप्लीकेशन लिख करके साथ में उसे जमा कर देना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपके जितने भी डाउट्स होंगे डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड वे सारे क्लियर हो गए होंगे। हाँ, एक बात और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर किसी के पास स्नातक का यानी ग्रेजुएशन का या फिर बीएड का या पीजी का ओरिजिनल डिग्री नहीं है और वे कितनी भी कोशिश करके अभी से नहीं निकाल सकते हैं, वैसे लोगों के लिए क्या उपाय है? तो देखिए, अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं ले जाएंगे, सिर्फ प्रोविज़नल लेकर के जाएंगे, तो आपको इसी तरह से 6 दिन का नोटिस दिया जाएगा। तो जो काफ़ी दूर दूर से लोग आए थे वहाँ पे, जो अलग अलग स्टेट से आए थे, तो उनका कहना था कि 6 दिनों के अंदर वे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं जमा कर सकते हैं किसी भी कारण से, चाहे उनका कॉन्वोकेशन ना हुआ हो, ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट देने में उन्हें 1 महीने 2 महीने ऐसे समय लगता हो। तो उनके लिए क्या किया गया था कि शुरू में 6 दिन का नोटिस दिया गया और फिर उन्हें बताया गया कि अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो फिर आपको एक प्रॉपर एफिडेविट बना करके देना पड़ेगा कि मैं इन कारणों के चलते ओरिजिनल डिग्री का सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे 3 महीने का समय, 4 महीने का समय, जो भी चाहिए उतना समय मिलेगा तभी मैं इसे जमा करा पाऊँगा। ऐसा कुछ बच्चों के साथ हुआ था। तो अगर आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट किसी कारण से नहीं निकल पा रहा है तो आपको उतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा समय भी दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो सकते थे, जो भी आपके डाउट्स हो सकते थे, उसको क्लियर करने का प्रयास किया है। अगर अभी भी आपके पास कुछ सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे वो सवाल पूछ सकते हैं। और वीडियो ख़त्म करने से पहले, अगर आप झारखंड से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको इससे जुड़े अपडेट्स या और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ आपके जो सुझाव हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।